तीन दोस्त थे और तीनों बहुत ब्रिलियंट थे, 10th तक ब्रिलियंट थे। तीनों 11th में आए तो तीनों ने साइंस ले लिया। साउथ में क्या साइंस का प्रचलन थोड़ा ज्यादा है। अब उसमें से एक दोस्त पिछड़ गया, क्योंकि उसका 10वीं तक तो ठीक था, 11th में क्या गलती से दोस्तों के साथ में जाके साइंस तो ले ली, लेकिन ना फिजिक्स समझ में आए ना मैथ समझ में आए। अब बीच में छोड़ नहीं सकता क्योंकि घर वालों का भी दबाव होता है, बैक एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे तैसे करके तीनों 11th में पास करके 12th में आए। पहले दो तो क्लास में टॉप थे और एक लास्ट में जाके धक्का देके गुरुजी ने ग्रेस लगा के सानुग्रह उत्तीर्ण करके 12वीं में ले लिया। 12वीं में आने के बाद उसने कहा नहीं, मेरे से अब ये साइंस वाला तो बैठेगा ही नहीं, उसने चेंज करके आर्ट्स ले लिया। और जो दो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उन्होंने अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जारी रखा। 12th का रिजल्ट आया तो एक राज्य भर में, शायद तमिलनाडु स्टेट है, पहली रैंक पे था और दूसरा 8वीं रैंक पे था और तीसरा सप्लीमेंट्री करके आर्ट्स में 12वीं पास कर ली। कुल मिला के तीनों कॉलेज में आ गए। पहले वाले दोनों का एडमिशन आईआईटी में हो गया, क्योंकि ब्रिलियंट थे तो निश्चित रूप से ब्रिलियंट होता है, वो ब्रिलियंट रहता है जब तक वो अपनी गति को बनाए रखता है। होशियार तब तक होशियार है जब तक वो अपनी गति बनाए रखता है। जिस दिन पढ़ाई छोड़ दी, इंटेलिजेंट भी मैंने है वो खेतों में काम करते हुए देखे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जब तक आपकी गति है तब तक आप होशियार हैं। जिस दिन आपकी पढ़ाई छूट जाएगी उस दिन आप अंतिम पंक्ति में खड़े हो जाओगे। अध्ययन एक साइकिल की तरह है, जितनी गति से पैडल मारोगे उतनी चलती जाएगी, जिस दिन रुक गई उस दिन वही रुक जाएगी। अब दोनों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ और तीसरे भाई साहब जो थे वो कॉलेज में आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। बीटेक होती पहला जो स्टूडेंट था, जो टॉप मोस्ट क्रीम थी, यूपीएससी का एग्जाम करवाता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो देश के सबसे टॉप मोस्ट इंजीनियर लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सेवा वही है। आईआईटी करने के बाद भी कई लोग प्लेसमेंट लेके करोड़ों रुपए में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का सपना संजोते हैं और उनका वही ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में भी टॉप कर गए। और टॉप करने के बाद में भारत सरकार के रेलवे के अंदर चीफ इंजीनियर बने, जिसे हम आज मेट्रो मैन ई श्रीधरन के नाम से जानते हैं। नाम सुना ई श्रीधरन का? दिल्ली मेट्रो के चीफ इंजीनियर थे वो। भारत का सबसे खतरनाक रेलवे माना जाता कोंकण रेलवे, उसके चीफ आर्किटेक्ट थे वो। अभी भी बैठे हैं, गए नहीं है, 80-85 वर्ष की शायद उम्र है उनकी। और भारत के सबसे बेस्ट इंजीनियर में से वो एक है। अगर आप गूगल पे उनका हल्का सा ई लिखोगे ना तो भी श्रीधरन अपने आप आएगा। अभी तक आप क्या कॉलेज में घुसे नहीं हो, अभी आपने तैयारियां शुरू नहीं की है, नहीं तो ई श्रीधरन का नाम कौन नहीं जानता। दूसरे वाले इंसान, उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया और आईएएस में पास हो गए, कलेक्टर बने। कलेक्टर बनने के बाद में कलेक्टर धीरे धीरे सेक्रेटरी तक पहुंच जाता है और वो आपके आगे बढ़े और आईएएस से पार करते 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 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने टी सेशन, जिनका नाम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि एकमात्र वो व्यक्ति है जो मुझे पूरे नाम से बुलाता है। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम कैसे हो, वो ऐसे बोलते थे। टी सेशन ने भारत में चुनाव में कितने सुधार किए ये आप कॉलेज में जाओगे तब आपको पता चलेगा। भारत के चुनाव की अगर पूरी इतिहास लिखा जाए तो टी सेशन का अपना एक युग था और बेहतरीन काम किए थे उन्होंने। अब आते तीसरी शख्सियत। तीसरी शख्सियत ने पढ़ाई बीच में शायद छूट गई, एमबीए पूरी हो गई और वहां पे पार्षद का चुनाव लड़ा। पार्षद एमएलए होते हुए 3 बार कंटिन्यू एमपी बने और अटल जी की गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मंत्रालय में भी चले गए, मंत्री बन गए, बाकी दोनों के ऊपर आ गए, केपी उन्नीकृष्णन। अब आप देखो नियति कहां ले गई। जो 11th में सबसे लास्ट में थे वो राजनीति में सबसे ऊपर आ गए, जो सबसे टॉप थे वो चीफ इंजीनियर बन गए और उनके मालिक के रूप में देखो रैंक बिल्कुल उल्टी हो गई। जो सबसे टॉप था वो सबसे नीचे था, इंजीनियर सेक्रेटरी के नीचे और सेक्रेटरी मंत्री के नीचे। इसलिए कहते हैं कि हमें हमारी मेहनत पे बल देना चाहिए। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं आपको पता चल जाएगी। जिस सब्जेक्ट को देखते एलर्जी होती है, समझ आना कि यहां पे अपना काम खराब है। अभी सर ने बताया वो सीडीएस का इंटरव्यू का, मैं 5 देके आया हूं। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, भोपाल गया, इलाहाबाद गया। अब जबरदस्ती कर रहा था मैं, मेरे साथ ही एक्चुअली बात ये थी। वहां फर्राटेदार इंग्लिश चाहिए, 5 दिन तक एसएसबी चलता है, पता नहीं कितने टेस्ट होते हैं अंदर। वहां स्टार्टिंग में आप स्क्रीन आउट ही कर देते हैं। शानदार वाली इंग्लिश चाहिए होती है, क्योंकि वहां पे वो लोग आते हैं जिनमें OLQs पूरी होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कंप्लीट होती है, और वो होती है जनरली जो आर्मी परिवार से होते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। 4 बार किया था मुझे। एक मेरे साथी ने कहा, जो अभी सर्विस टैक्स कमिश्नर है, उसने कहा कि भाई ऐसा है तो क्यों ये माथा पूरी कर रहा है, क्यों?
ये एसएसबी तेरे लिए नहीं है, बेहतर है दूसरा कोई जॉब देख। मैं नहीं, लेंगे तो वर्दी लेंगे। तब असिस्टेंट कमांडेंट की जो उन्होंने बात की, मैं कंटिन्यू 3 बार फिजिकल देके आया, दिल्ली टिगरी कैंप से लेके, रुड़की से लेके, और तीनों बार मुझे फिजिकल आउट किया, चेस्ट आउट किया। मेरे मित्र ने फिर कहा भाई देख तेरे वर्दी काम की नहीं है, क्यों माथा फोड़ी कर रहा है, नहीं जाएंगे तो उसमें ही। और फाइनली क्या हुआ, एजुकेशन में आए। जो हम सोच के निकलते हैं प्लानिंग वैसी नहीं होती है। आप 12th करने के बाद में जैसे ही कॉलेज में घुसोगे तो एक सबसे बड़ी घटना होगी, वहां आपका एक ग्रुप बनेगा। आप जैसे ग्रुप के साथ घुसोगे आप वैसे हो जाओगे, यकीन मानना। अगर आप किसी रोल आवारा ग्रुप के साथ घुस गए तो आपके भले 10वीं में 12वीं में 98% थे, आपकी हालत उनसे भी बदतर होगी जो आपकी क्लास में लास्ट थे। आप अगर किसी इंटेलिजेंट ग्रुप के साथ में घुस गए तो आपकी नैया पार हो जाएगी। आप अगर नशेड़ी लोगों के साथ में चले गए तो आप लास्ट में नशेड़ी बन के, हम कॉलेज में देखते भी हैं, हम कॉलेज में देखते हैं कुछ बच्चे सिगरेट लेके साइड में कॉर्नर में बैठे रहते हैं, हम बुलाते ही नहीं, हमारे को क्या मतलब, पढ़े तो पढ़े मत पढ़े। कुछ बच्चे हम देखते हैं 3-3 घंटे इंतजार करते हैं कि सर की क्लास होगी, क्लास लेके हम जाएंगे। उस कॉलेज में हर प्रकार के लड़के आते हैं, पिछले 4 साल से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपका ग्रुप कैसा है। अगर आपका ग्रुप ठीक नहीं है तो मेरे विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, जितना हो सकता है उस धीरे धीरे उस ग्रुप को छोड़िए। आप नौकरी वगैरह सब बाद में सोचना, सबसे पहली चीज है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप कैसे लोगों के साथ में घूम रहे हो, कैसे लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हो। मेरी अगर बात करूं, मुझे राजपुरोहित हॉस्टल में निष्कासित किया गया क्योंकि बदमाश था, ग्रुप थोड़ा ठीक नहीं था। सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं मैं। फाइनल ईयर में क्या हुआ, जब मैं महावीर पार्क बीच में आता है वहां से होके और स्टेडियम जा रहा था, डेली जाता था फिजिकल के लिए घूमने करने खेलने कूदने के लिए, तो पार्क से गुजर रहा था तो 2 लोग कॉर्नर पे बैठे डिस्कस कर रहे थे। तो पानी वानी पी के पार्क में, और मैं वहां से गुजर रहा था, मेरे निक्कर पहनी हुई थी, स्टेडियम जाते थे तो ऐसा ही था। वहां जाके मैं भी बैठा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं 5-10 मिनट उनके पास में बैठा, 2-3 दिन तक कंटिन्यू ये रूटीन बना। 5वें-6ठे दिन मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कर किसकी तैयारी रहे हो, डेली डिस्कस कर रहे हैं, जबरदस्त डिस्कस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने मेरे को पूरी जानकारी दी। दूसरे दिन मैंने कहा कि मुझे भी करनी है, तो तू भी कर। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि उनका रिटर्न क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो तो। अब मानोगे नहीं, हॉस्टल छूट गई थी और मैं उनके साथ अहमदाबाद से लेके, मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके, जयपुर से लेके पूरा ग्रुप चेंज हो गया। किसी को यकीन भी नहीं था कि इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरा। अब मेरे जो पुराने साथी थे, जो भी थे, उनको लगने लगा कि इतना बदल कैसे गया। 2007 तक ये स्थिति थी और 2009 में 12वीं रैंक के साथ ऑल इंडिया में मेरी नौकरी लगी। आरबीआई में मैं सेलेक्ट हुआ। मेरे गांव से लेके, मेरे मित्रों से लेके किसी को विश्वास नहीं था कि 10वीं में 49% एग्जैक्ट, एक नंबर ना ज्यादा ना कम बनाने वाला, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बिना किसी कोचिंग के, अंग्रेजी आती नहीं थी, मैथ इतनी कमजोर थी, उसके बावजूद इकोनॉमिक्स का पेपर देके अगर पास होता है तो आप समझ सकते हो कि संगति का कितना असर होता है। ये सारा संगति का असर है। मैं उन दोस्तों को आज भी क्रेडिट देता हूं। और आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूं उसका बच्चा अभी गुजरात के अंदर से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एंट्री करके पहली रैंक से एंट्री हुई है। हर स्टेट को एक सीट मिलती है रिम्स के अंदर। रिम्स में सिलेक्शन होना, जो लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कितनी बड़ी बात है। हमारे पूरे बाड़मेर में संभवतः वो पहला एडमिशन है, और गुजरात स्टेट में उसने, अभी एक ही सीट होती है हर स्टेट की, उस बच्चे की पहली रैंक है। उसके पिताजी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र, आज भी मुझे गाइड करते रहते हैं कि कहां गलती कर रहे हो आप। तो कहने का मतलब है कि आप किस जगह जाने वाला हो ये तय हो जाता है कि आपका ग्रुप कैसा है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा, आप सभी से, कि अपना ग्रुप बढ़िया रखिए। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए। ये टारगेट छोड़िए कि मुझे आईएएस बनना है कि आरएस बनना है, ये तो आप सब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप अभी सोच के जाओगे कि नहीं मैं कलेक्टर बनूंगा, और उम्मीदें जब टूटती है तो व्यक्ति संभल नहीं पाता वापस। 12वीं के बाद जैसे ही हम कॉलेज में जाते हैं, हम किसी परीक्षा का एक सिलेबस लेके किसी कोचिंग में जाएंगे, आपकी सोचने की क्षमता खत्म कर देंगे। एक विद्यार्थी अगर किसी की अंगुली पकड़ के जिंदगी आगे चलता रहेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि रास्ते की कठिनाई कैसी है, रास्ते किधर किधर मुड़ते हैं। अभी जब बाड़मेर से मैं सांचौर पहुंचा तो मुझे रास्ता नहीं मिला, हालत खराब होगी पूछ पूछ के। अब मुझे रास्ता पता है कहां से आया, क्योंकि पूछ पूछ के मुझे पता है। अगर सांचौर में घुसते ही एक बाइक आगे होती कि मुझे फॉलो करो सर, अपन अपी वहां चल जाते हैं, तो वापस जाते वक्त मुझे फिर किसी को पूछना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी की अंगुली पकड़ के चलोगे तो आपकी सर्जन क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी, आप सोच नहीं पाओगे।
तो 12th करने के बाद में जब आप कॉलेज में घुसते हैं तो आप अपने बेसिक सब्जेक्ट सारे पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, बेसिक साइंस पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए। इस 3 सालों में आप सारे सब्जेक्ट अच्छे करिए विद्यार्थियों, फिर आप देखना जिस एग्जाम में बैठोगे ना वो एग्जाम आपका होगा। तैयारी एग्जाम की नहीं करनी हमारे को तैयारी करनी है जनरल स्टडी कंप्लीट। अभी बीच में परीक्षा पे चर्चा मोदी जी बोल रहे थे, हालांकि मोदी जी का इस फील्ड से इतना ज्यादा बड़ा संबंध नहीं है, वो राजनीति के पुरोधा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो एक बात बोली उसका मैं बड़ा फैन हो गया। एक बात कही उन्होंने, एक पॉइंट कहा था। उन्होंने कहा था कि परीक्षा की तैयारी करते ही क्यों, फेल होने के बाद दुखी होते हो? क्योंकि एक परीक्षा में तो निश्चित सिलेबस होता है, निश्चित सीट होती है। उन्होंने कहा कि आप पूरा पाठ्यक्रम में बढ़िया 2-3 साल बैठ के आराम से तैयार कर लो। भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हिस्ट्री नहीं पूछते, पॉलिटी नहीं पूछते, ज्योग्राफी नहीं पूछते, बेसिक साइंस नहीं पूछते, रीजनिंग नहीं पूछते, करंट नहीं पूछते। मैं ये कहता हूं कि अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 3 साल में अगर ये 5 पार्ट तैयार कर लो, आप कौन सी परीक्षा में फेल होंगे? मैं हकीकत बता दूं आपको कि अभी तक मैंने लगभग सारे एग्जाम पास किए, एक आईएएस मेंस का नहीं हुआ मेरे से, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन मैंने कभी किसी एग्जाम की पर्टिकुलर लेके सिलेबस लेके तैयारी नहीं की। मेरे 6 सब्जेक्ट अच्छे हैं। 2012 में मेरा जेआरएफ ज्योग्राफी से हुआ, लेकिन ज्योग्राफी में एमए पूरी नहीं हो पाई। हिस्ट्री से करी, हिस्ट्री से जेआरएफ किया, इकोनॉमिक्स से नेट किया। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों मेरे आईएएस मेंस में सब्जेक्ट थे। 2010-11 की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड ग्रेड में हुआ, फर्स्ट ग्रेड में हुआ, कॉलेज लेक्चर में हुआ, हेडमास्टर में हुआ, आरएस के इंटरव्यू देके आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का देके आया, आरबी में हुआ, नवोदय विद्यालय में 23 रैंक थी। ये सारे सिलेक्शन पिछले 5-6 साल के हैं, पुराने नहीं है। और आज भी अगर कोई एग्जाम में बैठूं तो मैं पास कर लूंगा उसको। क्यों? मैंने उस एग्जाम की तैयारी नहीं की है, मैंने मेरे सब्जेक्ट को अच्छा रखा। मैं कहता हूं कि जैसे कोई खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है या फिर कोई धावक है, आपको क्या लगता है 100 मीटर का धावक डेली 100 मीटर की प्रैक्टिस करता है? 100 मीटर का धावक डेली 10 किलोमीटर कम से कम दौड़ता होगा। कम से कम बता रहा हूं, विद्यार्थियों 40-40 दौड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 10-20 किलोमीटर का स्टेमिना डेवलप करेंगे तो लास्ट 100 मीटर की जब दौड़ आएगी उस मंच पे, तब वो अपनी पूरी जान लगा देता है और उसका स्टेमिना इस कदर होता है कि मेडल लेके नीचे आता है। निशानेबाज वहां जाता है, 3-4 गोलियां चला के राउंड में वापस आता है। आप सोचिए उस राउंड के लिए उसने पहले कितनी गोलियां चलाई होगी उस अंदर खड़ा होके प्रैक्टिस सेशन में। एक बॉलर जो 10 ओवर फेंकता है क्रिकेट मैदान में, आप सोचिए कि अभ्यास सत्र में उससे कितनी गेंदें फेंकवाई गई है कोच के द्वारा। वो क्या 6 बॉल की तैयारी करके जाएगा? नहीं। इसलिए कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, फर्स्ट ईयर में भी कहता हूं, जो बच्चे कोचिंग आते हैं उनको भी कहता हूं कि कॉलेज की जो लाइफ है 3 साल की, इसमें अपने सब्जेक्ट मजबूत कीजिए, किसी परीक्षा के पीछे मत भागिए। पीछे भागने से वो आपकी नहीं होगी। आप उन 3 सालों में अपने विषयों को इतना बढ़िया कीजिए कि 3 साल पूरे होते, क्योंकि आजकल क्या है ना कि जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सबके लिए ग्रेजुएशन लगभग कॉमन कर दिया गया है। पटवारी 2 चाहे ग्राम सेवक 2, लगभग सभी में ग्रेजुएशन कर दिया, और नहीं किया तो 2 साल बाद लगभग सब में हो जाएगा। तो आजकल क्या, पहले जो 8वीं पास लोग होते थे उनकी बौद्धिकता और आज के एमए वालों की बौद्धिकता बराबर है। पहले के लोग जो 8वीं पास, मेरे पापा ने 9वीं पास ही करी है, लेकिन आज भी जब वो काम करते हैं तो हमें कई बार खुद पे शर्म आती है कि हमने पीएचडी तक कर ली, लेकिन वो स्किल आज भी नहीं है। आज से 2 साल पहले मैं कोटड़ी में बैठा था, उतारे में बैठा था, तो कोई ब्याज पे बात चली, तो 2 सीनियर सिटीजन बैठे, उन्होंने कहा कि ले छोरा, के मारवाड़ी बोले, ले छोरा थोड़ा ब्याज निकाल। तो अब मेरी हालत ये कि मुझे ब्याज निकालना ना है, हम तो वो मूलधन गुणा समय गुणा वो टी गुणा वो सूत्र लगाते हैं, हमारे को क्या पता क्या। उसने बोला 2 की मिति, और हमारे को याद है परसेंटेज। अब मिति और परसेंटेज में क्या संपर्क है ये हमें नहीं पता, उस समय नहीं था। मैंने कहा मैं अभी पेन ला के आता हूँ। उसने कहा ले आ। मैं घर गया मम्मी के पास, मम्मी को कहा कि 500 रुपए, इतना साल है, इतनी मति, ब्याज के तो बता फटाफट। माँ ने कहा बेटा ये इतना हुआ। मेरी माँ ने कभी स्कूल देखी नहीं, और कोटड़ी में जाके वापस बोला कि इतना ब्याज हुआ। ये 2015-16 की मैं बात कर रहा हूं, मैं उस समय फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ था, क्योंकि जरूरत कभी नहीं पड़ी, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। सिद्धांत तो पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आप लोग कॉलेज में जब आप एंट्री करोगे या आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहला आपकी संगति सुधारिए, अच्छे लोगों के से संपर्क रखिए। अगर व्यक्ति अच्छा नहीं मिलता है तो अकेले ही रहिए। सबसे पहला काम तो ये कीजिए। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि जनरल स्टडी में 6 भाग होते हैं, आप 6 भाग पे काम कीजिए। इतिहास होता है, भूगोल है, पॉलिटिकल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, करंट अफेयर, ये इतनी है, और रीजनिंग है। इन पे काम कीजिए। जब मैं 12वीं पास करके जब कॉलेज में आया तो फर्स्ट ईयर तो यूं ही चला गया था, सेकंड ईयर में थोड़ा थोड़ा एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन आया, और फाइनल ईयर के जब अंदर आया
तब हमने ये जनरल स्टडी को पढ़ना शुरू किया। और आज की स्थिति ये है कि हम आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं और उसका आउटपुट दे सकते हैं, और कोई भी परीक्षा में इन 6 से 12 कुछ आता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इस बच्चे ने जो प्रश्न किया है ना, इसने पीछे मेरे लिए कुछ 4 पंक्तियां भी लिखी, स्वरचित रचनाएं भी लिखी है, मैं बाद में सुनाऊंगा। ये अभी बीच में से ही, क्योंकि जब भी मैं कहीं खड़ा होता हूँ तो बच्चे रीट का पूछते हैं, भर्ती कब आएगी सर, मैं सेकंड ग्रेड की करूँ कि फर्स्ट ग्रेड की करूँ। ये बहुत लोकप्रिय प्रश्न है जो मेरे से अक्सर बच्चे पूछते हैं, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे हैं जो मेरे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से। पूरे राजस्थान के बच्चे जुड़े हुए हैं, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि हम राजपुरोहित का जो धर्म होता है, दान देना, दान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान हासिल करना, और यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। आज के दौर में ज्ञान हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, ये सब विद्या ही है। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं अपने उन उद्देश्यों को आगे लेके चल रहा हूं। ज्ञान हासिल भी कर रहे हैं और ज्ञान दे भी रहे हैं, और विद्या का दान कर रहे हैं और विद्या हासिल भी कर रहे हैं। तो जनरली ये प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं, इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा कि यहां से निकलने के बाद बढ़िया अपने सब्जेक्ट तैयार कीजिए, अच्छा ग्रुप रखिए, और सबसे खास बात देखिए, आप नौकरी लगे ना लगे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान होने बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो आप अपने क्षेत्र, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, सभी को लज्जित करोगे। अगर कोई बुरा काम करके आते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं, हमारा स्टूडेंट ही, तो भी हम कहते हैं मैं नहीं जानता। आपका अगर कहीं नौकरी लग गई, भाई साहब आप मेरे रिलेशन में नहीं है तो भी मैं रिश्ता निकाल दूंगा, ये मेरे रिलेटिव है। क्यों? रिश्ता आपसे नहीं निकला है, रिश्ता उस पोस्ट से निकला है। इसलिए कहते हैं कि काम अच्छा करो, एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने एक बहुत पहले एक लेख लिखा था, उसमें एक पंक्ति लिखी थी जो बहुत लोगों को पसंद आई थी, कि पद जो होता है वो व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करता है, व्यक्ति पद को प्रतिष्ठित करता है। उस पद पे कैसा व्यक्ति बैठा है इस बात पे निर्भर करेगा कि वो पद कैसा है। आप पीछे मुड़ के देखोगे ना अपनी 12वीं क्लास तक की यात्रा, तो आपको बहुत चंद शिक्षकों के नाम याद आएंगे। अभी तो सारे आ जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वो मास्टर याद आएगा, वो आईएएस याद आएगा, वो अधिकारी याद आएगा जिसने आपको प्रभावित किया है। जबकि उस पोस्ट पे हजारों लोग आके गए हैं, लेकिन आपको चंद लोग याद क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति अच्छे थे। इसलिए नौकरी लगना करना ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहली चीज होती है कि हम अच्छा इंसान होना जरूरी, क्योंकि भारत भर के आंकड़े देखें ना तो 1-2% नौकरी लगते हैं, 98% भूख नहीं मर रहा। देश की अर्थव्यवस्था 58% ही चला रहे हैं। देश की पूरी इकोनॉमी 98% लोग वो चला रहे हैं जो सरकारी सेवा में नहीं है। तो नौकरी नहीं लगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब तक अंदर क्षमता है तब तक ऐसे निराश होकर बैठ नहीं सकते, अपनी ताकत पूरी लगानी है। फिर भी अगर नहीं होता है ना तो उसमें भी ये कोई बात नहीं है कि नौकरी नहीं लगी तो मैं असफल हो गया। ये वो मेरी नजर में एक व्यक्ति है जिसका कहीं पर भी नहीं हुआ, और आज की तारीख में 200 लोगों को रोजगार दे रहा है, वो भी कॉलेज खोल के। 16,000 स्टूडेंट है वहां पे, बीएड कॉलेज भी है, एसटीसी भी है, बीएससी भी है, बीकॉम भी है, बीए भी है। खुद का कहीं नहीं हुआ, और आज की तारीख में हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, और हजारों वहां पे लोग नौकरी कर रहे हैं वहां पे, भले खुद की नहीं लगी हो। अब वो जितना इनकम टैक्स और रिटर्न दे रहा है उतना सरकारी कर्मचारी कभी नहीं दे पाएगा। एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कोचिंग सेंटर का, तो उसके मालिक का रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ 2002 के अंदर, आज पूरे राजस्थान को लीड कर रहा है। मैं कहने का साफ मतलब है, यहां पे उस समय रीट नहीं होती थी, 3rd ग्रेड होता था। तो ये एक आधी सफलता आपका भविष्य तय नहीं कर सकती। तो अपनी कमजोरियों को पहचानिए, अपनी खूबियों को पहचानिए, और उसके बाद में बस स्टार्टिंग के 2-3 साल तक तो बिना किसी लक्ष्य के बस तैयारी करते जाइए, और 2-3 साल जब तैयारी करोगे तो आपको अंदर से लग जाएगा कि अब मैं किसके लायक हूं। फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, और एक वो होते हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं। तो जो पढ़ता है उसके दिमाग में सवाल आता ही नहीं, वो पढ़ता ही रहेगा और उसको पता चल जाता है, उसके सवालों के उत्तर किताब में मिल जाते हैं उसको। और एक ऐसे होते हैं जो पूछते हैं, जितने ज्यादा पूछ रहे हो इसका मतलब आप किताबों में अध्ययन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सब के उत्तर किताबों में है। तो ज्यादा प्रश्न पूछने का सीधा मतलब ये होता है कि हम होमवर्क कर नहीं रहे हैं। तो कॉलेज में आप आओ, जब भी कभी बाड़मेर आओ, मैं वहाँ बहुत सुलभ हूँ, आराम से मिल जाता हूँ। किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन करनी है तो आराम से पूछ सकते हैं, चूंकि ये कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में दोहरा संवाद 2 तरफा होना चाहिए। तो आपकी तरफ से कोई अगर प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं उसको आपका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि
प्रश्न आना जरूरी है। इन्होंने इतनी मेहनत की है पिछले 15 दिन से, क्योंकि मुझे पता है कि आज से कई 20 ही दिन पहले मेरे से कांटेक्ट किया था कि सर 15 तारीख को आपको आना है। मैंने बच्चों का कार्यक्रम है तो मैं पक्का आऊंगा। अब प्रश्न पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बोलने का अभ्यास नहीं करोगे तो फिर बाद में कभी न कभी बेइज्जती हो जाती है। प्रश्न तो ऐसा है कि आपके मन में सभी के हैं, लेकिन हेजिटेशन इतना है कि निकल नहीं रहा है बाहर। मैं नहीं बोल रहा, मुझे बस एक हाथ खड़ा करके इतना बता दो कि पूछना किस किस को है। मैं नहीं पूछूंगा किसको, माइक नहीं लाएंगे आपके पास। मन में है कि सवाल पूछना है, देखो मन की बात कर रहा हूं। आपके पास हाथ खड़ा करने से माइक नहीं आएगा, मन में नहीं है। एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए। और जब बात कैरियर काउंसलिंग की हो तो आपके सवाल ज्यादा जरूरी है। अब ये मत सवाल करना कि सर रीड की करूंगी सेकंड रीड करूं इसके लिए मैं आपके अलग से उपलब्ध हूं। कोई अगर मन में सवाल हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, और लिख के नहीं, आप बोल के पूछिए। लिख के तो मेरे पास 500 प्रश्न आए हुए हैं। कोई नहीं पूछ रहा है बच्चियों में? और अलग बच्चे पूछिए, इसने हिम्मत करी। सर हिम्मत होनी चाहिए। देखो ऐसा है कि ये बहुत बड़ी बात है। उठ के सवाल नहीं कर पा रहे तो कल अपन इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे? हेलो हेलो। हाँ बेटा। आदरणीय पधारे हुए समस्त गणों को मेरा प्रणाम और मेरे प्यारे दोस्तों को भी मेरा नमस्कार। आज मुझे यहाँ प्रश्न पूछने का मौका मिला है, इसलिए मेरा प्रश्न मेरे गुरुजी से ये है कि सर, अगर हम कोई एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम को टारगेट बना करके हम उसमें परसेंटेज को टारगेट बना करके एग्जाम देते हैं, तो अगर हमारे रिजल्ट में अगर वो परसेंटेज हमें प्राप्त ना हो तो हम क्या करें? अगर हमारे परिवार वालों की जो इच्छा होती है कि आपको इतने परसेंटेज से पास आउट होना है, और हमारा भी कुछ टारगेट होता है कि हमें इतने परसेंटेज से पास आउट होकर के आगे नई तैयारी करनी है, तो अगर वो परसेंटेज प्राप्त ना हो, हमारी इच्छा पूरी ना हो, तो हमें आगे कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए? धन्यवाद सर। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आजकल मार्केट के अंदर प्रतिशत की प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि माता पिता अपने बच्चों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर गए। जब मेरा रिजल्ट आया 10वीं में 49% बने तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है तू ITI कर ले, और ITI करके और कोई अपना मामला देख, तेरे से ये बैठेगा ही नहीं। क्योंकि परसेंटेज से हम एक व्यक्ति की योग्यता का आंकलन करने का जो ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, बहुत गलत है। सबसे पहली चीज तो ये गार्जियंस को ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखनी है कि हमारे परिवार में किसी की प्रतिशत अगर कम है तो आप ये एस्टिमेट ना करें कि ये बच्चा कमजोर है। प्रतिशत कम होने के पीछे कई कारण होते हैं। कई बार हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं लेकिन पेपर हमारे आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ जाता है। कई बार चेक करने वाले की मेंटालिटी ऐसी बैठती है कि हमारे उत्तर फिट नहीं बैठते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम अच्छा फील नहीं कर पाते परीक्षा के दौरान। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम एक घर के दबाव के कारण स्ट्रेस में चले जाते हैं, स्ट्रेस में परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो परसेंटेज कम होने का कारण आपकी इनएबिलिटी, यूं कहीं कैपेबिलिटी में कमी नहीं है। परसेंटेज कम होने का मतलब और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि हमें अभिभावकों को ध्यान रखना है कि बच्चों को कभी भी परसेंटेज के लिए फोर्स नहीं करना, जितने बने उसकी क्षमता के अनुसार बन गए। दूसरी बात, प्रतिशत किसी भी परीक्षा की योग्यता नहीं है। वर्तमान में IAS का फॉर्म भरने के लिए 33% चाहिए, RS बनने के लिए BA में 33% चाहिए। कोई भी भारत का ऐसा एग्जाम नहीं है, कुछ एग्जाम्स को छोड़ के जितने भी बड़े एग्जाम हैं उन सब में परसेंट हटा इसलिए है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है, नीति निर्माता समझ चुके हैं कि प्रतिशत का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और अभी वर्तमान में आपको पता हो तो ओपन बुक एग्जाम शुरू हुए हैं, परीक्षा में किताब दी जाती है। अभी RAS में आपको पता होगा STM की ट्रेनिंग चल रही है, और STM की ट्रेनिंग में जब परीक्षा होती है लास्ट में तो किताबें दी जाती है, खोल के लिखो उत्तर, ताकि बच्चे के ऊपर स्ट्रेस ना रहे। CBSE ने प्रयोग भी कर दिया। तो दूसरी बात आपको यह समझनी है कि प्रतिशत का आपकी योग्यता के आंकलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात, जब हमने मेहनत कर ली, परसेंट कम बन गए, तो अब उस सिचुएशंस को कैसे झेलें, क्योंकि अब लोग सुनाना शुरू कर देंगे। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा बच्चे को परेशान करती है, और मैं ये मानता हूं कि जब भी सिचुएशन हमारे हाथ में ना हो, परसेंटेज कम बन गए, अब इसको अपन बोल के बढ़ा नहीं सकते, मतलब सिचुएशन हमारे हाथ से निकल गई है, अब इसको हैंडल ही करना है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोई परीक्षा कोई भी हो, चाहे 3rd ग्रेड की हो, चाहे 12वीं की हो, चाहे IAS की हो, आपकी उम्मीदों के अनुसार जब परिणाम नहीं आता है तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। सबसे पहला कार्य, आप खामोश हो जाओ, किसी को कोई जवाब नहीं देना। खामोशी सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जवाब होता है। आप कह कह के किसको जवाब दोगे, कितने मुंह बंद करवाओगे आप? और खामोशी के साथ में एक प्रण लेना कि जवाब देंगे लेकिन करके देंगे, भले उसको 4 साल लग जाए, जवाब पक्का मिलेगा।
2013-14 की बात है, मेरा जेआरएफ हुआ ज्योग्राफी के अंदर, तो मेरा प्रैक्टिकल रह इसलिए गया कि कॉलेज से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैं कॉलेज गया तो मैंने उसको कहा, मैंने सर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन आपको खुद को ध्यान रखनी चाहिए, गलती से जेआरएफ कर दिया ये वो वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, गलती से जेआरएफ हुआ। जेआरएफ यूजीसी करवाता था और यूजीसी आजकल एनटीए करवाता है, जेआरएफ गलती से नहीं होते। और उस समय मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैं निकल गया। मैंने कोई बात नहीं सर, मैं एमए अब हिस्ट्री में कर लूँगा। और उसके 3 साल बाद उनका स्टाफ बन के वापस कॉलेज में लगा। स्थिति ये होती है, हालांकि अभी कॉलेज में नहीं है, वो दूसरी कॉलेज चले गए। कई बार स्थिति ऐसी होती है वो नजर से नजर मिला के बात नहीं कर पाते हैं। कॉलेज में जाते हैं, 50-100 बच्चे आते हैं, सीधा पैर छूते हैं, दूसरों के नहीं छूते, क्योंकि बच्चा पैर उसी का छूता है जिससे वो ज्ञान प्राप्त करता है। जो मास्टर स्कूल में पढ़ाते नहीं है, कम पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, अब देखना बच्चा उसका रेस्पेक्ट नहीं करेगा। आप डंडे से और लठ से बच्चे को डरा नहीं सकते। बच्चा खौफ खाता है आपके ज्ञान से। हॉब्स को जब पूछा गया कि शक्ति क्या है, तब उसने कहा नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। और स्कूल का वही शिक्षक हमारे लिए आदरणीय है। आंखें झुक जाती है, सिर झुक जाता है, हाथ अपने आप कदमों तक जाता है, और उनका एक बार एक गहरी नजर से हमारे सामने देखने भर से हम हमारा फैसला बदल देते हैं। वो शिक्षक हमेशा ज्ञानी होता है और उन्होंने स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाया था कि दिल से उनका रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई मेरे परसेंटेज कम बन गए या रिजल्ट मेरे अनुकूल नहीं रहा, तब आप खामोश हो जाइए और खामोशी के साथ अपना काम शुरू कर दीजिए। 2-3 साल के भीतर रिजल्ट आएगा। फर्स्ट ग्रेड का परीक्षा भी मैं आपको एक छोटा लास्ट में दृष्टांत देता हूँ। 2012 की बात है, 62 पोस्ट थी, सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं और मेरे लगभग सारे साथी हो गए। मुझे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा वो मुझे पता है। ठीक उसके 1.5 साल बाद दोबारा जब फर्स्ट ग्रेड हुआ, राजस्थान में मेरी 13वीं रैंक थी। राजस्थान में 13वीं रैंक के साथ में फर्स्ट ग्रेड बना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कब हुई, उसके राइट 1 साल बाद राजस्थान में 33वीं रैंक के साथ में प्रोफेसर बना। और जो 12 में मेरे साथ थे उनका लेक्चर में हुआ, मेरा नहीं हुआ, वो आज भी लेक्चर ही है। और मैं कॉलेज में आ गया। यहां पे ये आत्मश्लाघा नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जवाब सबसे बेहतर जो जवाब होता है वो होता है करके देना। बोल के किसी को जवाब मत दो। आप किस किस को दोगे, कितनी पॉपुलेशन है, बोलने से आपकी एनर्जी का लॉस होता है। जब क्रिकेट के खिलाड़ी खेल रहा होता है और जब कोई शानदार शॉट लगता है, बॉल जब फील्डर के पास जाती है, अब फील्डर के पास में 2 स्थितियां होती हैं, कैच लेके जबरदस्त खुशी जाहिर करे या पहले खुशी जाहिर कर ले। जब आपने देखा होगा कि जब फील्डर पहले ही जोश दिखा देता है तो उसका कैच गिर जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो उस जोश में चली गई, अब कैच गिरेगा ही। कुछ ऐसे होते हैं जो साइलेंटली कैच लेके और फिर वहां से अपनी खुशी का प्रदर्शन करते हैं। तो अगर आप पहले जाहिर करोगे जोर जोर से तो आपकी एनर्जी का लॉस होगा, ऊर्जा का लॉस हो गया, तब आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे। इसलिए सफलता के लिए सबसे बड़ा सूत्र होता है खामोशी के साथ में अपना काम दबा के करना। जो भी कार्य करो 100% के साथ करो, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि बिना 100% दिए कभी भी आप सफल नहीं हो सकते और न ही आपको अंदर से कभी सुकून मिलेगा। और 100% देने का क्राइटेरिया क्या, जब रात को हम सोते हैं ना, अभी तो आपको बढ़िया नींद आती है 12वीं, क्योंकि अभी आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है। 2-3 साल के बाद में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। नौकरी की टाइम ज्यादा तो नहीं दे रहा हूं सर, बस मैं जल्दी फ्री कर रहा हूं। 2-3 साल बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएगी, नौकरी भी लेनी है, घर वाले शादी की भी बात करेंगे, तब रात की नींद उड़नी शुरू हो जाएगी। फिर आप पूरा दिन जब मेहनत करके रात को जब सोओगे, तब आंखें थक के सो जाए और ये कहे कि भाई मैंने मेरा 100% दे दिया, अब मेरे बैठने की कैपेसिटी नहीं है, तब आप मान लेना कि आप अपना 100% दे रहे हो।